तो फ्रेंड्स, जब मैंने पहली बार इस केस के बारे में सुना और फर्स्ट हैंड मिस्टर अतुल सुभाष को सुना, उनका लास्ट वीडियो सुना, तो मैं अंदर से दुखी हुआ, अपसेट हुआ। अ, एक परिवार ने अपने बेटे को खोया है, एक ऐसा बेटा जिसने कंप्यूटर्स में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया, उसके बाद स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया और बेंगलुरु में वो कार्य करते थे। और जितनी मेरी नॉलेज है, बहुत कम ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर रहे हैं जिनमें से वो एक थे। तो ऐसी सिचुएशन में भारत ने अपना एक इंजीनियर खोया है, समाज ने एक होनहार बेटा खोया है, माँ बाप ने एक होनहार बेटा खोया है। मुझे बहुत दुख हुआ ये सब सुनकर। और जबान से सुनते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि फैक्टर्स ऐसे रहे, सरकमस्टेंसेस 3 सालों में ऐसे बने कि अल्टीमेटली उन्हें सुसाइड का ही रास्ता चुनना पड़ा। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं और ये मुझे बहुत दुख देता है। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी चाहिए, सुसाइड के बारे में बात करनी चाहिए। इसीलिए शायद आज हम इस पैनल डिस्कशन में हैं कि ये सुसाइड के अलावा कोई और रास्ता भी हो सकता था क्या। मैं इसी केस से रिलेटेड नीतीश भारद्वाज जी को सुन रहा था, जो कि किसी समय में आपको ध्यान होगा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का रोल प्ले किया था महाभारत में। जी। और वो भी लगभग सिमिलर केस से गुजरे। तो जो एंकर थे उन्होंने नीतीश भारद्वाज जी का राय जाननी चाहिए, केस जानना चाहा, तो उन्होंने भी ये बोला था कि पलायनवाद सॉल्यूशन नहीं हो सकता, सुसाइड सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसी बॉडी में रहकर, इसी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हमें बहुत बार लड़ाई करनी पड़ती है और एक्सट्रीम तक लड़ाई करनी पड़ती है, बट सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। आपकी क्या राय है डॉक्टर संदीप जोत? सर, मैं इस डिस्कशन को सिर्फ जो बेंगलोर टेकी है उसके तक सीमित नहीं रखूंगा। मैं इसको एक होलिस्टिक वे में देखूंगा। चाहे कोई भी आदमी सुसाइड करता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो मेल है, चाहे वर्किंग है, चाहे पुअर है, चाहे रिच है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सुसाइड का जो अटेम्प्ट होता है वो रिसर्चर्स बोलती हैं दैट्स नॉट अ फर्स्ट अटेम्प्ट। उससे पहले भी आदमी बहुत बार अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है, लेकिन समहाउ उसको डिले करता है। जो फाइनल अटेम्प्ट होता है, जब एक्सट्रीम होता है, तब उस समय आदमी उसको परफॉर्म करता है एंड ही फील्स दैट देयर इज नो अदर सॉल्यूशन, देयर इज ओनली डार्क टनल अहेड एंड आई विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट डार्क टनल until my life ends and the trauma is so severe. सो वो एक स्टूडेंट के लिए भी हो सकता है जो 10th में फेल हो जाता है, वो सुसाइड कर लेता है। क्योंकि जिस सोसाइटी में रहता हूँ, नाम नहीं लेता हूँ सोसाइटी का, पिछले 6 महीने में वहां पे 4 सुसाइड्स हो चुकी हैं। जो एज ग्रुप है वो लगभग एक +2 की बेटी थी, उनका हुआ। एक ओल्ड एज पर्सन था, उनका हुआ। फिर उसी पर्सन की एक बेटी थी हु वाज डाइवोर्स्ड, उनका हुआ। और एक पर्सन और था, उनका हुआ। तो 3 अलग अलग ढंग से हुआ। अपने गले में रस्सी डाला और एक फ्लोर से जंप किया, और किसी ने, एक ने कुछ मेडिसिन या कुछ पॉइजन लेके किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा कि पिछले 50 साल का जो डाटा है उसमें सुसाइड नंबर इन इंडिया हैज बीन इंक्रीज्ड एंड इन इंडिया देयर आर लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सुसाइड्स। अगर ये डाटा हमें कुछ दिखा रहा है, 50 साल पहले इतना नहीं था और आज सुसाइड बढ़ गया है, और इंडिया इज द डायबिटिक एंड सुसाइड कैपिटल ऑफ द प्लेनेट, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है? अगर हम रीजन के ऊपर काम कर पाएंगे तो हम लोग काम कर पाएंगे किस तरह से हम लोग उसका सोल्यूशन भी कर सकते हैं। क्योंकि सोल्यूशन हमें सबको पता है, मेंटल हेल्थ के पास जाना चाहिए, हमें अपने पीयर ग्रुप के साथ बात करना चाहिए, हमें डिस्कशन करना चाहिए, हमें टाइम देना चाहिए खुद को, हमें खुद के ऊपर काम करना चाहिए। एंड अपने आप को कुछ, बहुत सारी चीजें हैं मतलब जो हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉज देखेंगे तो कॉज वही है, डार्क टनल है और पॉसिबिलिटीज नहीं नजर आती हैं। और
इसके बारे में और डीप जाएंगे। मैं आप डॉक्टर गिरधर आपसे ही जानना चाहूंगा अभी। तो आपको क्या लगता है जो सुसाइड के रीजन है, जैसे एक्सट्रीम इज देयर, एक्सट्रीम हर किसी के साथ होती है, लेकिन हर कोई सुसाइड नहीं करता है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन आते हैं, और उसकी परसेप्शन है वो कितना अप है या कितना डाउन है। कुछ लोग उसी डाउन में, जैसे कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं और डाउन के अंदर। राइट, एलन मस्क थे, वो एकदम से बर्बाद हो गए थे। आप हेनरी फोर्ड को ले लीजिए, आप कितनी अच्छी एग्जांपल्स हैं। और ऐसे लोग भी हैं, जैसे ये अपने बेंगलोर के टैकी थे, ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियर इन द कंट्री, है ना। लेकिन ही चूजेस सुसाइड। और ये पहला नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज के ऊपर बहुत रिसर्च करता हूँ और उसको टैप करता रहता हूँ। आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर्स, वन ऑफ द आईपीएस ऑफिसर, जस्ट 2 years ऑफ सर्विस, ही परफॉर्म्ड अ सुसाइड। राइट। तो उसके राइट। ऊपर थोड़ा सा हमें बातचीत करनी चाहिए। तो हम लोग अगर कारण के ऊपर जाएं, तो आपके पास डॉक्टर गिरधर, आप साइकेट्रिस्ट हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे, हर वर्ग के लोग आते होंगे, हर सेक्स जेंडर के लोग आते होंगे। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, मेजर रीजंस क्या हैं जो लोग सुसाइड करते हैं? क्योंकि कई बार आपके साथ आया, कोई कंसल्टेंसी लेके गया, उसके बाद परफॉर्म चांस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन यू मस्ट हैव एक्सामिन्ड, क्या रीजंस? ओके, तो देखिए, अगर हम पढ़ाई की बात करें, थ्योरी की बात करें, तो इनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सुसाइड करने के लिए जो लोग बाध्य हो जाते हैं उस फैक्टर्स को, नंबर वन है जेनेटिक, नंबर टू है साइकोलॉजिकल, दैट मीन्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स, पीपल हैव सर्टेन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स which are more prone to commit suicide. And third is psychological as well, social, psychosocial factors, right? Fourth is it may be financial factors. फिफ्थ इज कि सिस्टम, जो जिस सिस्टम में आप रह रहे हैं वो इतना करप्ट हो गया है, इतना अनमैनेजेबल हो गया है कि आपके पास अपनी लाइफ को एंड करने का कोई के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। पर्सन फील्स अगर हम इन टैकी की ही हेल्पलेसनेस। बात करें, तो उन्होंने जो मेजर रीजंस सीरियल वाइज बनाने की कोशिश की, वो ये था कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑफ हरासमेंट फ्रॉम द लीगल सिस्टम। उन्हें लगता था कि वो सच्चे हैं, और अगर आपका उनका वीडियो देखे तो बिल्कुल सारे भारत की जिस जिसने भी इस वीडियो को देखा, सारे भारत ने ये अप्रिशिएट किया, सभी लोगों ने ये अप्रिशिएट किया कि वो इंसान सच्चा लग रहा है, नेक लग रहा है, जायज लग रहा है। इसीलिए सारे लोगों की भावनाएं उसके साथ उठी कि इतना होनहार होते हुए, इतना इंटेलिजेंट होते हुए, इतना सिंसियर होते हुए, सब कुछ राइट एंगल से करते हुए, भारत में लीगल सिस्टम ही ऐसा है, अनफॉर्चुनेटली। स्पेशली ये जो मैरिटल रिलेशनशिप है उसमें, क्योंकि विमेन को एम्पावरमेंट करने की बात थी और विमेन को एम्पावरमेंट किया जाना था। इस एम्पावरमेंट में कहीं ना कहीं जो मेंटल हेल्थ राइट्स थे, या जो राइट्स थे मेल्स के, हस्बैंड के, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। दूसरा एक बहुत बड़ी वजह बनी कि आपस की ग्रह की लड़ाई में, घर के क्लेश में, आपस की लड़ाई में, जब आप लीगल सिस्टम में, न्याय प्रणाली में जाते हैं तो आपको बहुत सारा पैसा खर्चना पड़ता है, और अनफॉर्चुनेटली ये पैसा ज्यादा जो है वो मेल पक्ष को ज्यादा खर्चना पड़ता है फाइट करने के लिए, और सजा भी मेल पक्ष को ज्यादा होती है, एलिमनी भी मेल पक्ष को देनी पड़ती है, मेंटेनेंस भी मेल पक्ष को देनी पड़ती है, और न्याय से फाइट भी मेल पक्ष को करना पड़ता है। तो इन्हीं के केस में अगर देखा जाए तो इनकी 120 से ज्यादा, पिछली 2 सालों में 120 से ज्यादा इनको कोर्ट के समन्स आए, 40 से ज्यादा बार इनकी कोर्ट अपेयरेंस हुई, बेंगलुरु से जौनपुर जाने में। और आप मानते हैं कि एक बार जाने के लिए कम से कम 2 दिन चाहिए? 2 सालों के अंदर 40 बार से ज्यादा कोर्ट अपियरेंस होना, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 80+ डेज तो इसी में लग गए, आने जाने का खर्चा, टाइम वेस्ट, टाइम का यूज होना। और इसके अलावा मोस्ट ऑफ द जो इस तरीके के केसेस में, मोस्ट ऑफ द जो कोर्ट अपियरेंस होती हैं, अक्सर ये देखा गया है कि उसमें कुछ होता नहीं है, उसमें नेक्स्ट डेट दे दी जाती है। तो उन्होंने ये सवाल उठाया है कोर्ट की प्रणाली पे।
वी आर नो, मतलब हम कोर्ट पर कोई पॉइंट नहीं उठाना चाह रहे हैं, ऐसा बन चुका है। और उस कानून को कोई भी फ्लाउट कर लेता है, अपोजिट पार्टी खास करके फ्लाउट कर देते हैं। फिर अंदर एक तरीके का करप्ट सिस्टम चलता है, भ्रष्टाचार चलता है, सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है। 80 बार कोई 80 दिन के लिए कोई आए और एक साल में उसे 20 या 22 कैजुअल लीव मिलती हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसका कितना बड़ा लॉस है। सेकंड चीज है कि मुंह मांगी रकम मांग ली जाती है। पहले 1 करोड़ सेटलमेंट के लिए मांगा गया उनसे, फिर उसको देखते ही देखते मिलजुल के, सिस्टम के साथ मिलजुल के 3 करोड़ की डिमांड कर दी गई। ये तो एलिमनी थी, मेंटेनेंस 80,000 रुपीज पर मंथ चाइल्ड की। और फिर उसके बाद उसके सरकमस्टेंसेस भी चेंज हो सकते हैं कि अब बच्चे की डिमांड ज्यादा हो गई है, तो उसको बढ़ा दिया जाए 80,000 को। तो उन्होंने कहा कि या तो मैं वो 3 करोड़ जैसा हैवी सम पे करूं, या फिर ये कोर्टों के चक्कर काटते काटते बर्बाद हो जाऊं, या फिर तीसरा रास्ता है कि मैं खुद को ही खत्म कर लूं और कोई मेरे पास रास्ता नहीं बचता है। ऐसा उन्होंने सोचा। तो यहां पर ध्यान से देखें तो जो फाइनेंशियल स्ट्रेसर आ रहा है, ये जो हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट हो रही है रोज रोज वहां जाने की, और फिर सच्चा होते हुए भी अपने पॉइंट को रख ना पाने की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन वहां आ रही है कि सच्चा होते हुए भी, अ, अ, जायज होते हुए भी जस्टिस इज ड्यू, जस्टिस नहीं मिल रहा है। दिस इज व्हाट इज मेकिंग हिम लीड टू सच अ स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बच गया है। एज ए लास्ट रिजॉर्ट, बड़े कैलकुलेटेड वे में मूव करते हुए, बहुत सोच समझ के, ऐसा दिखता है उनका वीडियो से कि बहुत सोच समझकर एज ए लास्ट रिजॉर्ट ये फैसला लिया गया। मैं इस चीज को ग्लोरीफाई नहीं करना चाह रहा हूं यहां पर। एनीवेज, आप डॉक्टर संदीप जो कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं डॉक्टर गिरधर और डॉक्टर रंजन आपसे पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन, बिकॉज पैनल डिस्कशन है एंड हम ओपन इसको डिस्कस करें एंड इसके सोल्यूशन की ओर जहाँ पर हमारे क्वेश्चंस हैं हम एक दूसरे के साथ में और अपने दर्शकों के साथ में शेयर कर सकें। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान आपके पास आता है डॉक्टर गिरधर एंड डॉक्टर रंजन, जो सेम सिचुएशन में है, जिसका लीगल सिस्टम चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रही है और ये सब कुछ चल रहा है, तो आप उसको क्या ट्रीटमेंट और क्या सलाह देंगे और किस तरह से उसका जो पॉजिटिव माइंडसेट हो, क्योंकि इस समय इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे जो सेम सिचुएशन के अंदर से गुजर रहे हैं। तो यस, वी गॉट द प्रॉब्लम दैट दिस इज द देयर दैट, अगर मेरे से आप पूछोगे तो लीगल सिस्टम का ये भी है, लीगल सिस्टम को जो हियरिंग है वो ऑनलाइन कर देनी चाहिए ताकि आदमी कहीं भी बैठा हुआ है तो ही और शी कैन अटेंड, एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये फैसिलिटी है। लेकिन जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पे कोरोना के दौरान शुरू हो गया था लेकिन वो अभी नहीं चल रहा है, तो वो अलग चीज है, हम लीगल सिस्टम के बारे में एंड में बात करेंगे। लेकिन राइट नाउ बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ, बहुत सारे लोग और दर्शक जो इस प्रोग्राम को देखेंगे बाद में, हो सकता है वो इस जगह से सेम सिचुएशन से पास आउट हो रहे हो और शायद उन्होंने बहुत बार अपना अटेम्प्ट किया हो और शायद हमारी डिस्कशन है, हमारी जो बातें हैं, उनकी लाइफ को बचा सके, उनकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे सकें, एक पॉजिटिविटी दे सकें और उनको एम्पावर कर सकें टू फाइट थ्रू दिस टाइम, बिकॉज टाइम पास हो जाता है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, आप इसको बहुत राइट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी कि आपने ये क्वेश्चन पुट अप किया कि आई एम सिटिंग इन माय ओपीडी एंड देन अ पर्सन कम अक्रॉस विद सच काइंड ऑफ क्रॉनिक सफरिंग, जो 2-3 साल की उसकी सफरिंग है, उसके साथ वो मेरे पास आता है। वो फर्स्ट टाइम किसी के पास आ रहा है, राइट? वो जानता नहीं वो जिसके पास जा रहा है, वो मुझे नहीं जानता, वो मेरे पास आ रहा है अपना ओपीडी कार्ड बनवा के। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते मुझे शुरू से ही, जब से मैंने अपनी ट्रेनिंग ली, शुरू से ही सिखाया गया कि मैं किसी पर्सन की बात को ध्यान पूर्वक सुनूं। ये फर्स्ट स्टेप है कि मैं उसकी बात को सुनूं। बात को सुन लेना भी और उसकी मेंटल हेल्थ को अप्रिशिएट कर लेना भी मैंने माना है कि एक बहुत बड़ा स्टेप है। अनफॉर्चुनेटली दोस्त भी, पेरेंट्स भी, केयर गिवर्स भी, नियर एंड डियर भी पूरी बात नहीं सुनते हैं, और इसीलिए मेरा पहला कदम होता है कि उनको जानना और वो किस प्रॉब्लम से आए हैं उसको जानना। इसलिए दे नीड टू स्पेंड टाइम विद मी। और जितना मेरे पास गिवन टाइम अवेलेबल है, लेट अस से कि मेरे पास 30 पेशेंट्स हैं और मुझे लगता है गंभीरता है, वो जो ट्रॉमा से गुजर रहा है वो बहुत गंभीर है,
तो मैं उनको बोलता हूं कि शायद मैं सारा समय आज ना दे पाऊं क्योंकि मेरे पास और भी पेशेंट है, तो मैं आपको एक स्पेशल टाइम देता हूं, जैसे सर्जन सर्जरी के लिए एक स्पेशल टाइम देता है सर्जरी के लिए, तो मैं उनको एक स्पेशल टाइम देता हूं कि लुक मैं आपकी बात को इधर सुनना चाहूंगा, अर्ली मॉर्निंग 9 to 10, और आफ्टरनून में, इवनिंग में, जब मेरी ओपीडी समाप्त हो रही है, जब पेशेंट काफी खत्म हो चुके हैं, तो 2 से 3, तो मैं ऐसे एक पेशेंट को जहां मुझे लगता है कि बहुत सिंसियरिटी है और सुनने की जरूरत है, तो मैं उनको बोलता हूं कि मैं आपकी बात सुनूंगा। ये नंबर 1 है कि गुड लिसनिंग या ऑथेंटिक लिसनिंग या केयरफुल लिसनिंग, ये पहला शब्द है। तो उस लिसनिंग के दौरान पेशेंट जब अपनी बात बोल रहा है, तो सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ये जानते हैं कि उसमें कैथारसिस हो जाता है, यानी कि उसके अंदर से भड़ास निकल जाती है, बहुत सारा डिस्कंफर्ट निकल जाता है। पेशेंट को लगता है कि मुझे सुना गया, नंबर 1। नंबर 2, मेरी बात को अप्रिशिएट किया गया, राइट। कम से कम कोई तो है इस समाज में जो मेरी बात को सुन रहा है, राइट, 1। नंबर 2, एक सीटिंग में शायद ये डिस्कशन पूरा ना हो, तो मैं उनके साथ नंबर ऑफ सीटिंग्स में बैठना चाहता हूं, 2, 3, 4, 5, और ये समझना चाहता हूं कि जो मेंटल हेल्थ का कॉन्टिन्यूम है, प्लीज इसको समझिए, मेंटल हेल्थ का कॉन्टिन्यूम, सी, मेंटल हेल्थ एंड देन मेंटल इलनेस, लेफ्ट साइड में हमने मेंटल हेल्थ रखा, इधर साइड में मेंटल इलनेस रखा। मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट स्ट्रेस के कारण बीच में होते हैं, अगर उन्हें हेल्प मिल जाए तो वो मेंटल हेल्थ की तरफ टिल्ट हो सकते हैं, अगर वो उन्हें हेल्प ना मिले और वो फंसते चले जाते हैं तो वो मेंटल इलनेस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। तो मेरा काम है उन्हें स्ट्रेस में से बाहर निकलवाकर और मेंटल हेल्थ की तरफ लेकर जाना, सो दैट बॉडी में से स्ट्रेस इतना रिलीज हो जाए, माइंड इतना काम हो जाए कि वो सही सही फैसला ले सके, सही सही मूल्यांकन कर सके, राइट। एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मेरा ये रोल है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना, डे टू डे स्ट्रेस को मैनेज करना, ये मैंने अपने जीवन में सीखा, मैंने फिर अपने पेशेंट्स में पास ऑन करना शुरू किया, और मैंने ये रियलाइज किया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। मुझे खुशी है कि आप इस बात पर मुझे लेकर आ रहे हो। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग डे इन एंड डे आउट विद माय पेशेंट्स। सो आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं, आप आगे नेक्स्ट पूछिए, तो मैं इसको नेक्स्ट आगे लेकर चलूंगा। मैं चाहूंगा डॉक्टर रंजन भी इसका आंसर दें। अगर ऐसा क्लाइंट आपके पास आता है, ऐसा पर्सन आता है हु इज अननोन टू यू, नॉट रिलेटेड, तो आप उसको क्या विचार देंगे, क्या विमर्श देंगे, आपका अप्रोच क्या रहेगा? ऐसे पर्सन को जो सुसाइड कॉन्टम्पलेट कर रहा है, उसके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम कोई ना कोई फैमिली मेंबर होना चाहिए, एक्टिव, एटलीस्ट इन टेलीफोनिक टच। अगर आप फिजिकली नहीं हो सकते हैं तो फिजिकल होना बेस्ट है ना। तो क्या माइंड में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या घूम रही हैं, वो पता चलते रहेंगी, और उसके अनुसार प्रोएक्टिव स्टेप्स जो फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है वो ले सकता है। तो कंपनी जो आइसोलेशन, जो हम एकांत, हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी हेल्थ ट्रेजेडी है, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। तो पर्सन अकेला महसूस किया उसने, और उसे यही ऑप्शन सुझा। तो अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों को, कि हाँ मैं किसी के साथ बात अपनी कह सकता हूँ। और अगर कोई भी, अगर रीजनेबली मैच्योर पर्सन है, तो वो तो इस स्टेप के लिए उसे डिस्करेज ही करेगा। और प्रोफेशनल्स का भी हेल्प लेना चाहिए। मतलब मेंटल हेल्थ का हमारा टैबू है हमारी सोसाइटी में, हम मेंटल हेल्थ के लिए जल्दी नहीं जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास या किसी भी हेल्थ कोच, मेंटल हेल्थ कोच के पास। तो ये टैबू कम होने की आवश्यकता है, और कंटिन्यूस कोई ना कोई फ्रेंड होना चाहिए। और फिर जब हम मेंटल हेल्थ टॉपिक पे आए, तो फिर बहुत सारे स्ट्रैटेजी हैं जो इस पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, डॉक्टर विजय। जी डॉक्टर गिरधर। ओके। सो जब डॉक्टर रंजन ने बात की तो मैंने अपने विचारों को समेटा अंदर, और मैंने पाया कि जब कोई भी पेशेंट आता है तो हमारा पहला स्टेप होता है उसकी बात को सुनना, उसको हम बोलते हैं चीफ कंप्लेंट्स, राइट। चीफ कंप्लेंट्स के बाद हमारा एक सिस्टमेटिक वे होता है पेशेंट को एनालाइज करने का, इसको हम बोलते हैं हिस्ट्री टेकिंग। तो चीफ कंप्लेंट्स के बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, प्रेजेंट यहाँ इलनेस नहीं है, ये किस दौर से गुजर रहा है, वो सारी बात को सुनना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेंगलुरु केस में उन्होंने सिस्टमेटिक 90 मिनट्स में अपनी बात को कंप्लीट किया, या 80-85 मिनट्स में अपनी बात को कंप्लीट किया है। एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मैं उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहूंगा, और उन्होंने तो ब्यूटीफुली एनलिस्ट किए हैं सारे फैक्टर्स,
मेरा पेशेंट इस तरीके से एनालिस्ट नहीं कर सकेगा, तो मुझे उसके साथ बैठ के उन सारे फैक्टर्स को एनालिस्ट करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस की, कब तक इसकी लाइफ स्मूथ चल रही थी पर्सन की और कब से ये इश्यू स्टार्ट हुए, वो स्टेप बाय स्टेप मैं उनको नोट डाउन करना चाहूंगा, सुनना भी चाहूंगा, रिकॉर्ड भी करना चाहूंगा और नोट डाउन भी करना चाहूंगा। ये कॉन्फिडेंशियल हिस्ट्री होती है, राइट। इसको हम बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। उस हिस्ट्री के दौरान मैं उसके साथ साथ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी करना चाहूंगा, राइट। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन को समझो कि मानसिक स्थिति क्या है, मैं उसका मूल्यांकन करना चाहता हूँ, असेसमेंट करना चाहता हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं ये देखना चाहूंगा इस समय इसकी मनोस्थिति क्या है, ये मेंटल इलनेस की तरफ है या मेंटल हेल्थ की तरफ जा रहा है, बैलेंस की तरफ है या इम्बैलेंस की तरफ जा रहा है। और मेंटल इलनेस मुझे कैसे पता चलेगा, मैं उसके विचारों को सुनना चाहूंगा। उन विचारों में अगर कोई मुझे इनसिक्योरिटी का भाव नजर आ रहा है या उन विचारों में मुझे ये लग रहा है कि कोई डिल्यूजन आ रहा है या कोई ओवर वैल्यूड आइडिया आ रहा है, तो मैं उसे बहुत केयरफुली नोटिस करना चाहूंगा कि इसके विचार, इसके भाव किस तरफ जाना चाह रहे हैं। सेकंड है, मैं उसका इमोशनल लेवल को असेस करना चाहूंगा, राइट। स्ट्रेस के अंदर कितने डिग्री का इमोशनल अपसेट उसका हो रहा है, मैं उसको समझना चाहूंगा। फिर इसके अलावा मैं उसका बिहेवियर असेस करना चाहूंगा कि ये हाउ ही इज बिहेविंग। फॉर एग्जांपल, इज ही वेरी रिएक्टिव, बहुत शाउट कर रहा है, रोने लग रहा है, चिल्ला रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसके पीछे की भावनाओं को भी मैं समझना चाहूंगा। इसके अलावा उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल को, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को, उसकी एजुकेशन को, उसके दृष्टिकोण को समझना चाहूंगा। हाँ जी। सो डॉक्टर विजय गिरधर, डॉक्टर रंजन, एक बहुत अच्छा अभी सवाल है जो हमारी डिस्कशन को आगे बढ़ाएगा। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में पास जो पेशेंट आते होंगे या क्लाइंट्स बोल सकते हैं ओपीडी के अंदर या पर्सनल लाइफ में भी आप अगर देखते होंगे, तो कुछ लोग ही परसेंटेज होता है जो ये बात करते हैं दैट हम सुसाइड कर लेंगे, हम लाइफ को एंड करने वाले हैं। क्योंकि जब आप एंड करने वाले होते हैं आप किसी से बात नहीं करते हो। But there are few clients who are the mental continuum or mental health continuum who are moving toward the suicides, but they're not using the word suicide. But there are some clues underneath words are there. So this question is not for the mental health persons, but for the family persons. Like जब हम पेरेंटिंग की कोचिंग करते हैं, पेरेंटिंग के बारे में बताते हैं, एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन के बारे में हम बताते हैं, आपका टीनेज बच्चा जो है उसमें तो नहीं जा रहा, अगर उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, अलूफ रहना चाह रहा है, उसके रूम में से इस तरह की चीजें मिल रही हैं, वो इस तरह के ग्रुप में है, वो ज्यादा सो रहा है, तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं। द पेरेंट शुड बी अवेयर, बिकॉज समटाइम जो आसपास के लोग होते हैं, जब पेरेंट्स होते हैं, दोस्त होते हैं, वो अवेयर ही नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, ऐसे कौन से साइंस हैं जो पेरेंट्स को या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को या दोस्तों को अपने नजर में रखनी चाहिए, that there is a shift and the person is moving toward that side, that where he can do the suicide, so someone can take the steps on behalf of that person and he or she can help and step in, because जो पर्सन है वो बहुत हेल्प नहीं मांग सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हेल्प नहीं मांगते हैं, जो अपनी बात को डिस्कस नहीं करते हैं, जो ओपन अप नहीं करते हैं। दे फील दे आर सो एम्पावर्ड, दे कैन टेकल देयर प्रॉब्लम्स, बट एंड ऑफ द डे दे फेल टू टैकल दैट बिकॉज। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको नजर आती हैं डॉक्टर गिरधर, जो आप ओके परिवारजनों को ओके। बताना चाहेंगे? सो एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जब मुझे ये रोल असाइन किया जाता है तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या एक पर्सन लंबे समय से लड़ लड़ के एग्जॉस्ट होता जा रहा है, वन। नंबर टू, क्या उसका भाव में, उसके व्यवहार में इरिटेशन फैक्टर बढ़ता जा रहा है, क्राइंग स्पेल्स बढ़ते जा रहे हैं, क्या वो मायूस होता जा रहा है, सैड होता जा रहा है, क्या वो रूटीन की, रोजमर्रा की जो काम है उसमें उसका इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है, लूजिंग इंटरेस्ट इन रूटीन प्लेजरेबल एक्टिविटीज। एंड देन क्या इसके साथ साथ वो हिम्मत हारते हुए एनर्जी भी लूज करता जा रहा है, यानी कि उसका ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा, उसका लोगों से बातचीत करने का मन नहीं कर रहा, वो सोसाइटी से विड्रॉ होता जा रहा है, वो बंद बंद एक कमरे की तरफ आता जा रहा है, वो औरों को परेशान नहीं करना चाहता, तो वो एक तरीके से अंदर अंदर होता जा रहा है, मतलब वो लोगों से बातचीत करना बंद कर रहा है। इसके अलावा पूछता हूं मैं कैटेगोरिकली, क्या आपकी स्लीप पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्या आप स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी ये तो नहीं कम होती जा रही, क्या आपकी एपेटाइट पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा क्या आपकी अटेंशन और कंसंट्रेशन,
क्या वो तो पुअर नहीं होती जा रही है? अगर हम इधर भी देखना चाहें, ओके, सो क्या आपकी अटेंशन और कंसंट्रेशन तो नहीं कम होती जा रही है? इसके अलावा क्या, हाँ ओके, सो क्या माइंड में ओवर थिंकिंग तो नहीं चल रही है? अब एक ही बात गरारी अटक जाती है, बार बार आप सोचे तो नहीं चले जा रहे हैं? क्या आप हेल्पलेस तो नहीं फील करते जा रहे हैं? क्या आप ना उम्मीद, होपलेस तो नहीं होते जा रहे हैं? और क्या वर्थलेस तो नहीं होते जा रहे? जैसे अगर बेंगलुरु टेकी का ही केस मेरे साथ डिस्कशन में आता बाय चांस, तो मैं ये पहचानने की कोशिश करता कि सिस्टम की वजह से वो होपलेस तो नहीं होता जा रहा, क्या वो वर्थलेस तो नहीं फील करने लगा है? हाँ जी, बताइए। एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपके आसपास के लोग वो इंडिकेटर्स देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग, बिकॉज दिस इज ए सोशल मीडिया का युग है, तो अपने सोशल मीडिया के ऊपर व्हाट्सएप स्टेटस क्या लगा रहा है, अपने फेसबुक के ऊपर क्या लिख रहा है, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर क्या पोस्ट शेयर कर रहा है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिकेटर टुडे, जो या एक इंडिकेशन देता है द पर्सन इज मूविंग टू दैट डायरेक्शन, या कंटिन्यूसली जिस तरह से मूव कर रहा है, उसका जो हेल्पलेसनेस नेचर है वो है कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, दैट इज बिकॉज आई हैव सीन द पर्सन हु इज शेयरिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, व्हाट इज मेंटल स्टेटस। मैं किसी का भी सोशल मीडिया देख के बता सकता हूँ इस समय उसका मेंटल स्टेटस क्या है। बिल्कुल If सही। they are not faking or they are not मतलब that kind of person, but या usually जिनके कम फॉलोअर्स होते हैं, they are just, वो अपनी जो सोशल मीडिया उसको पेंट अप के लिए यूज करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग वेयर आसपास के लोगों को ध्यान रखना चाहिए, वो किस तरह के विचार, किस तरह की जो चीजें हैं वो शेयर कर रहा है। सेकंड थिंग, जब उससे बात करते हैं, क्योंकि आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, तो आप उनके क्वेश्चनर कर सकते हैं। समटाइम पर्सन कैन गिव ए राइट एंड ऑनेस्ट आंसर, समटाइम पर्सन डोंट गिव द ऑनेस्ट आंसर्स, but एग्जैक्टली। there are underneath cues, the words that life is worthless, जीने का कोई पर्पस नहीं है, कल को क्यों उठूं, राइट? सब लोग ही दुखी हैं, अगर एक आदमी धरती पे नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। दीज आर द एग्जैक्टली। फ्यू लाइन्स, राइट, पर्सन अपनी एग्जैक्टली। वोकेबुलरी में यूज करना शुरू कर दे, तो दैट हाँ। मीन्स द पर्सन इज मूविंग टू दैट डायरेक्शन। एंड अपने आसपास के लोगों को ये बात समझनी चाहिए, और उनको समझाना नहीं, जैसे आपने बोला, उसको लिसन करें, क्या बोलना चाह रहा है, क्या चीज है। समटाइम जब आप बात करते हो, एक तो उसको यस उसका कथारसिस हो जाता है जब आदमी बोलता है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज वो है, वो इंट्रोस्पेक्शन हो जाता है जब अपनी सिचुएशन को आप खुद देखते हो। catharsis is you just get empty, but introspection is that sometime don't you are just into the rumination phase, something is going into your mind, and you can introspect that what are the possibilities, what can be there, just listening से ऐसा हो जाता है। yes Dr. Gupta। Okay, so I'm so happy that you brought this subject forward. Uh, During the process of interviewing, during the process of understanding other human beings, I have devised my own method, which I have read from several books, and I have devised my own method. So जब हम किसी की पर्सनल हिस्ट्री को समझ रहे होते हैं, तो सबसे पहले मेरा उनके साथ एक रेपो भी एस्टेब्लिश करनी है, उनके साथ एक डॉक्टर पेशेंट का एक हेल्दी रिलेशनशिप भी बनाना है, और उनको ये भी दिलाना है कि मैं सिंसियर हूं और आपकी बात को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उसको अहमियत दी जाएगी, उसको ध्यानपूर्वक सुना जाएगा, और आप खुल के अपनी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर फर्स्ट सीटिंग में ना शेयर कर पाए तो मे बी सब्सिक्वेंट सीटिंग में शेयर करें, जब आपका विश्वास हमारे ऊपर बन जाए तो। राइट, तो मेरा बैकग्राउंड में है कि उनसे विश्वास डेवलप करना, उनके साथ रैपो डेवलप करना। और ये सब कैसे होता है हिस्ट्री टेकिंग के दौरान, वो मैं बताता हूँ कि मैं हिस्ट्री टेकिंग से वहां से शुरू हम करते हैं, जिसको हम पर्सनल हिस्ट्री बोलते हैं, कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका मतलब कौन सा होम टाउन है, आप कहाँ पर बर्थ हुआ था, आपके फादर साहब क्या करते हैं, आपकी मॉम क्या करती हैं, आपके सिबलिंग्स कितने हैं, भाई बहन कितने हैं, आप बर्थ ऑर्डर में कौन से नंबर पे हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, किस नंबर पे है। जैसे टैकी के केस में ही वाज फर्स्ट इन एल्डर ब्रदर है वो, बड़ा बेटा है वो माँ बाप का। और उसको सुनते हुए काफी सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती है। फॉर एग्जांपल, किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहा है, कौन से कल्चर से आ रहा है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हिंदुओं में भी किस बैकग्राउंड से वो आ रहा है, राइट। और फिर मुझे ये समझ में आता है कि कौन से स्टेट से आ रहा है, कौन से स्टेट में क्या चीज, क्या प्रथाएं ज्यादा कॉमन है, इसको हम कल्चरल साइकेट्री बोलते हैं, कि कल्चर के क्या इम्पैक्ट हैं उसके मानसिक लेवल पर, उस राइट। फिर हम ये जानना चाहते हैं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से की है, सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ से की है, टर्शियरी एजुकेशन क्या की है। और उस दौरान भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो किस चैलेंजेस से गुजरे, क्योंकि असली में जहां मेंटल हेल्थ बिगड़ेगी वो वहां होगी जब
ऐसे चैलेंजेस जिससे वो कोप अप नहीं कर पा रहा, तो वहां बिगड़ना शुरू होगा, राइट। फिर मैं उनसे पूछूंगा कि एजुकेशन के बाद जब आप एम्प्लॉयमेंट लेने गए तो किस तरीके के चैलेंजेस आए और आप कहाँ एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाइंग एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, टू अंडरस्टैंड कि वर्क प्लेस पे स्ट्रेस कैसा है, राइट। एंड देन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में मैं आना चाहता हूँ, और वो है कि आपकी मैरिज मैरिज किन सर्कमस्टेंसेस में हुई, क्या ये अरेंज्ड मैरिज है या लव मैरिज है, मैरिज से पहले एक दूसरे को जानने का कितना मौका मिला, एक दूसरे की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का कितना मौका मिला, कितना हम एक दूसरे के साथ एकाकार हो पाए, कितना एक दूसरे को समझ पाए, राइट। और हमारा ये सोचा समझा फैसला था कि हमें फोर्स किया गया था। फॉर एग्जाम्पल इस केस में बाद में निकल कर आया कि जो उनकी वाइफ है निकिता, उनके फादर जो हैं वो 10 साल से बीमार चल रहे थे, तो मदर की तरफ से प्रेशर था कि आप मैरिज कर लें, जबकि बच्चा अभी मेंटली तौर पर, वाइफ जो है वो मेंटली तौर पर तैयार नहीं है मैरिज के लिए। आखिरकार जब इमोशनल प्रेशर डाला गया मदर की तरफ से, तो शी बिकेम रेडी टू, शी कंसेंटेड कि मुझे मैरिज करनी है, राइट। उसके बाद जब ये देखा गया कि पिता की हालत गंभीर है, तो मैरिज को प्रीपोन भी किया गया, राइट। और मैरिज के कुछ महीने बाद फादर एक्सपायर भी हो गए। और लीगल सिस्टम ऐसा है, सिखाने वाले ऐसे हैं कि पहला केस जो उनके ऊपर डाला गया वो डाला गया माता पिता भाई और हस्बैंड पर, ये डाला गया टैकी पर, ये डाला गया इन पर, मिस्टर अतुल सुभाष पर, कि इन्होंने वो मर्डर किया है फादर का, क्योंकि 10 लाख रुपए दहेज के मांगे, जो पिता सुनकर दहल गए, वो दे नहीं पाए, एंड अल्टीमेटली ही लॉस्ट हिज लाइफ। आई मीन टू से, आई हैव नो वर्ड्स कि कैसे किसी के ऊपर इस तरीके का, किसी फैमिली के ऊपर आप। हाँ जी। डॉक्टर विजय गिरधर, मैं आपसे इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ दैट बीइंग ए सेंसिटिव पर्सन, ये सब चीजें हमें दुख देती हैं। लेकिन व्हाट आई हैव सीन, बिकॉज आई एम लुकिंग एट मैनी थिंग्स, जब शादी का बंधन टूटता है और बिगड़ता है तो इट बिकम्स लाइक ए एनिमीज। जैसे हम जंग बोलते हैं, जंग और मोहब्बत में सब जायज है, तो वो जंग हो जाती है। वो तो उस जंग में फिर क्या किसका बिगड़ेगा या क्या होगा, चाहे मेरी एक आंख चली लेकिन दूसरे की 2 आंख जानी चाहिए, तो ये वाली बात हो एग्जैक्ट। जाती है। दैट इज डिफरेंट थिंग, राइट, वो स्ट्रेस है। लेकिन थिंग इज दैट, हमारा जो डिस्कशन का पर्पस मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, दैट दीज थिंग्स कैन हैपन टू एनीवन। अगर मेरे से या किसी की दुश्मनी होगी, हालांकि मैं एक स्पिरिचुअल डॉक्टर हूँ, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि लाइफ ने बहुत चेंज कर दिया मुझे। लेकिन आज से 15 साल पहले की बात अगर मैं करूं, अगर पहले मैं होता नहीं, आप शायद डरते भी होंगे वाइफ से, इसलिए भी नहीं करते। नहीं, वाइफ की बात नहीं है, एक जनरल बात कर रहा हूँ। हम दोनों एक दूसरे से डरते हैं और प्यार भी करते हैं। तो अगर 15 साल पहले वाला मैं संदीप होता, तो फैमिली डिस्कॉर्ड नहीं है, तो किसी से कोई पंगा हो जाता, तो ऐसा होता, उसने एक मारा है तो मैं उसको 2 मारूं, गांधी की तरह या दूसरा थप्पड़ नहीं है, राइट। गॉट उसका इट। इतना नुकसान हुआ तो उसका मेरा कुछ मर्जी चला जाए, बिकॉज पंजाबी को तो वैसा ही रहता है और हर जगह पे वैसा ही रहता है। तो बट राइट नाउ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दैट ये सब कुछ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ फैमिली के अंदर है। किसी का कोई जमीन चला गया, किसी का भाई के साथ झगड़ा चल रहा है, किसी का मदर फादर के साथ झगड़ा चल रहा है, किसी का स्कूल के साथ, किसी का सिस्टम के साथ, किसी का बॉस के साथ में, और किसी का एक कल्चरल ही डिस्कॉर्ड चल रहा है, दैट आई एम नॉट बिल्कुल। फिट इन दिस कल्चर। तो या ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है। तो हमें जो देखना है कि ये सुसाइड है, प्रेवलेंट है, इंडिया हैज बिकम द सुसाइड कैपिटल ऑफ द प्लेनेट। तो ये सुसाइड कम हो हमारी सोसाइटी के अंदर, ताकि लोगों को एक सपोर्ट सिस्टम बने। जैसे गवर्नमेंट ने अपना सुसाइड सेल बना दिया, सुसाइड कॉल सेंटर बना दिया, कोई भी कॉल कर सकता है, लेकिन कॉल नहीं कर सकता क्योंकि इसकी अवेयरनेस ही नहीं है, डिप्रेशन की अवेयरनेस ही नहीं है। तो इस चीज के लिए मेरा क्वेश्चन जो आपसे और डॉक्टर रंजन दोनों से रहेगा कि गवर्नमेंट और एज ए कम्युनिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, एज ए पर्सन हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रॉम द बिगनिंग, स्कूल सिस्टम से। ऐसा नहीं है आप एकदम जब 30 साल के हो गए तब आपको उससे फाइट बैक करना है, तब आपने रेजिलियंस आ जाएगी, क्योंकि जो रेजिलियंस है आपकी, जो फाइट बैक का जो एटीट्यूड है, दैट कम्स फ्रॉम द चाइल्डहुड। आप भी इसमें जानते होंगे, क्योंकि मैं जितना फ्रॉइड को सबको पढ़ा हूँ, तो दीज थिंग्स आर योर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। जीन्स होते हैं आपके, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, एंड मेजर जो आपका एनवायरमेंट है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, आपका ब्रेन किस तरह से डेवलप हुआ है, उस चीज को, कंपटीशन को, उस चैलेंज को किस तरह से लेता है। तो मैं उस चीज पे जाना चाहूंगा, ताकि ये प्रेवलेंस ऑफ सुसाइड जो है उसको किस तरह से आने वाले, ऐसा नहीं बोलूंगा एक दिन में कम हो जाएगा, एक साल में कम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो किस तरह से, और एक रीजन और लूंगा, जब कहीं एक जगह सुसाइड होती है, जब
मार्लिन मुर्नो का ने सुसाइड किया था, उस समय प्रेवलेंस वाज इंक्रीज टू मैनी फोल्ड, बिकॉज लोग उसको देख के एक मोटिवेट होते हैं, जो भी इसका इफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल एक वर्ड है, दैट दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट थिंग। तो किस तरह से हम 5 साल 10 साल का एक पॉलिसी, किस तरह से कम्युनिटी को हम अवेयर कर सकते हैं, किस तरह का लिटरेचर क्रिएट कर सकते हैं, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी जो अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि सबको कॉल के ऊपर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आज के टेकी जो हैं और हैं वो पढ़ के लिख के देख के और सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं उस चीज का। माय क्वेश्चन टू यू इज फॉर यू डॉक्टर रंजन फर्स्ट, देन डॉक्टर गिरधर आपके लिए। देखिए, हमारी कम्युनिटी में जो टैबू है, सबसे पहले वो टैबू खत्म होना चाहिए कि अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड है तो ये कुछ रॉन्ग है। हमारे सोसाइटी में टैबू होने की वजह से बहुत लोग रीच आउट नहीं करते कि अगर कोई साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम को छिपाने से प्रॉब्लम बड़ी होती है। तो हमें इसके साथ मतलब अपनी लाइफ में जो मेंटल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज हैं, उसको एक्सेप्ट करना और उसके लिए फिर राइट अप्रोच करना राइट पर्सन को जरूरी है। और जैसा अभी सोशल मीडिया, हम व्हाट्सएप स्टेटस को देख के भी जो फैमिली मेंबर है वो पहचान सकते हैं। तो इसके लिए फैमिली मेंबर भी प्रोएक्टिव स्टेप्स ले सकती है। और हमारी कम्युनिटी में जब उसका एक्सेप्टेंस हो जाता है तब फिर हम बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो है एक्टिव लिसनिंग, है ना। जो एक्टिव लिसनिंग हो तो समझ में आएगा कि ऐसे प्रॉब्लम से तो और भी लोग गुजर रहे हैं, और फिर हम इस पर काम कर सकते हैं, हम इस पे इसको रोका जा सकता है ना। और मेंटल हेल्थ के लिए जो है कि मतलब जो छोटे प्रैक्टिकल टिप्स भी मैं बात कर लूँगा ना। वॉकिंग जो है वो एक बहुत अच्छा एंटीडोट होता है अपने मेंटल हेल्थ को करने के लिए। कमरे में आप बैठे रहेंगे तो दिमाग वहीं पे घूमता रहेगा। जितना आप वॉकिंग करेंगे, जितना आप एक्टिव होते हैं, तो आपका माइंड चेंज होता है। तो वॉकिंग इज़ वेरी गुड फॉर मेंटल हेल्थ। डॉक्टर विजय। ओके, सो मैं इसको पर्सनल पर्सपेक्टिव से भी और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से भी दोनों तरीके से आंसर करना चाहूँगा। सो 1999 में, आज से 25 साल पहले, जब मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट किया था और जब मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयारी करनी थी एग्जाम्स क्लियर करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो मैंने अपने आप को सैड, losing interest in routine activities, disturbed sleep, lack of appetite, lack of enjoyment in routine activities, loss of attention and concentration while studying, losing self confidence and self esteem, and ultimately losing hope। और ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पाया कि मुझे लगा कि सब कुछ एंड होने वाला है, और मुझे ये पता ही नहीं था एमबीबीएस करने के बाद भी व्हाट आई एम पासिंग थ्रू। और उन दिनों में मैं बहुत ज्यादा परेशान तब हुआ जब मेरे अंदर सुसाइड रिलेटेड ख्याल आने लगे, जब लगने लगा कि सारे रास्ते बंद हैं और शायद यही परमानेंट सॉल्यूशन, यही ही ओनली सॉल्यूशन बचा है टू ऑल द प्रॉब्लम्स, कि अपने आप को खत्म कर लिया जाए। सो अंदर मन में द्वंद्व चलता था। एक पार्ट ये बोलता था कि मेरे पेरेंट्स ने, हम दो ब्रदर डॉक्टर हैं, मैं छोटा बेटा हूं, हम दोनों डॉक्टर हैं। मेरे पेरेंट्स ने दिन रात एक करके अपना समय लगाकर, अपना पैसा लगाकर, अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर हमें डॉक्टर बनाया। और अभी मैं पूरी तरीके से डॉक्टर बना भी नहीं हूं, अभी मैंने ओनली एमबीबीएस किया है। और मैं अगर ये कदम उठा लेता हूं तो मेरे ब्रदर पर क्या बीतेगी, मेरे माँ बाप पर क्या बीतेगी। क्या मैं एक बहुत बड़ा, जब उनमें मुझे उनको सपोर्ट करना है और मैं पलायन कर रहा हूं, मैं निकल जाऊंगा, तो क्या ये सही रहेगा। मेरे मन में ऐसे विचार उठते थे। बेंगलुरु टेकी के केस में भी मैंने उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुना और मैंने ये महसूस किया कि उनके मन में भी ये ख्याल उठ रहे थे कि वो समय से पहले अपने माँ बाप को छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे समय में
जब उन्हें अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, उस समय पर वो जा रहे हैं। तो मेरे साथ जब ऐसा हुआ तो मैं बहुत डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया था। और अनफॉर्चुनेटली उस समय मेंटल हेल्थ पे स्टिग्मा इतना था कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहता था। मुझे मेडिसिन की नॉलेज नहीं थी कि वो कितने इफेक्टिव हैं। बट एज ए लास्ट रिजॉर्ट, जब एज ए लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी रास्ता सोचकर मैं अपने डॉक्टर के पास गया। वो तो थैंक गॉड कि मेरा टाइम अच्छा था, डॉक्टर ने मेरी पोजीशन को अच्छे तरीके से समझ लिया। उन्होंने जो मेडिसिन लिखी वो रामबाण का काम किया। उन्होंने, मुझे नींद आने लगी, मेरा धीरे धीरे स्ट्रेस का लेवल रिड्यूस होने लगा। विद इन अ वीक आई स्टार्टेड फीलिंग वंडरफुली फाइन एंड आई स्टार्टेड कमिंग बैक टू लाइफ। और मेरे शायद एफर्ट्स भी अच्छे थे कि मैंने हनुमान मंदिर जाना शुरू किया रेगुलरिटी से, बहुत ज़्यादा प्रेयर किया और धीरे धीरे मैं उस दलदल से बाहर निकल सका। 4 महीने का वो समय लगा। सबसे ज़्यादा अगर मेरे विचारों को बदलने में, मेरी सोच को बदलने में, मेरे दृष्टिकोण को बदलने में अगर किसी ने मदद की, और मैं सदा सदा के लिए उनका ऋणी भी हूं, वो है डॉक्टर दीपक चोपड़ा। मैं कभी डॉक्टर दीपक चोपड़ा से नहीं मिला। डॉक्टर दीपक चोपड़ा की एक बुक, 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, उन्होंने मेरा ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाया, नंबर 1। नंबर 2, इस यूनिवर्स के बनाए हुए ऐसे नियमों की तरफ लाया। इस यूनिवर्स में बने हुए वाहेगुरु के, अल्लाह के, परमात्मा के, भगवान के बनाए हुए ऐसे नियमों की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया। और मेरी कॉग्निटिव रीप्रोग्रामिंग हुई उस बुक को पढ़ने में, जिसमें मैंने सक्सेस के प्रति अपने नजरिए को बदला। हाँ जी, आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हम एक ऐसे मोड़ पे इसमें खड़े हुए हैं, डिस्कशन बहुत डीप जा रही है और हमें लगता है हमें और डीप जाना चाहिए। इससे पहले जस्ट बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव और बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है, मैं अपने दर्शकों से, जो भी लोग इस समय लिसन कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, उसके ऊपर अब मत कीजिए, क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल डॉक्टर का जो कमेंट सेक्शन रहता है वो सीक्रेट रहता है, वो हमारे पास ही रहता है। आई जस्ट वांट टू आस्क अ वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग राइट नाउ। इफ यू हैव एवर थॉट ऑफ सुसाइड इन योर लाइफ, आप जीवन के किसी पड़ाव में हो, कभी भी हो, आपने सुसाइड का अटेम्प्ट किया हो या अटेम्प्ट करने का सोचा हो, तो यू जस्ट राइट डाउन यस। राइट नाउ वी आर नीड अबाउट 30% इन द ग्रुप, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ। सो इन द ईयर 2017, on the day of 23rd of September, there was some situation I have thought and you can say tried also. So there are many names are there. I will not pronounce their names because this session will be also broadcasted on YouTube and that place. So there are many. I just want yes only. If no is there, that's very good. So there are many yeses, near about 8 or 9 yeses are there, and some persons are almost, and that kind of thing is there. So this thing is very prevalent. So let me answer this thing. What I think about this thing, that what should be created in the community so the prevalence of suicide can be decreased, and suicide also a big disease. I will say a disease only, right? बिकॉज वट एवर किल्स योर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, तो वो आपकी डिजीज ही रहती है, उसको इल करती है, सिक करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर शुड बी लिटरेचर ऑन द स्पिरिचुअल लेवल, फ्रॉम द मेंटल लेवल, फ्रॉम द पर्सनल लेवल। हाउ ऑन द स्पेशली ऑन द सुसाइड, पता नहीं कब वो बुक आपके हाथ में लग जाए। आदमी अमेजोन कर रहा है, कुछ और कर रहा है, वो टॉप रैंक कर रही है, आप सोच रहे हैं, आपने सोचा है बुक पढ़ लूं फिर उसके बाद सुसाइड करूंगा। इट्स जस्ट टाइम फैक्टर, आपने टाइम लिया और वो निकल गया। स्पिरिचुअल फैक्टर किस तरह से, दैट सम स्पिरिचुअल लीडर्स शुड राइट अ बुक्स ऑन सुसाइड, दैट सुसाइड का मतलब क्या है, सुसाइड करने से स्पिरिट के ऊपर क्या असर पड़ता है। जैसे कि पास्टिव रिग्रेशन थेरेपी में बोला जाता है, अगर आप एक बार सुसाइड कर लेते हो, दैट्स योर कर्मा एंड यू हैव टू पास थ्रू दैट थिंग एंड अगेन यू हैव टू पास थ्रू द सेम लेसन। अब उस टैकी को नेक्स्ट लाइफ में भी ऐसी वाइफ मिलने वाली है या हस्बैंड ऐसा मिलने वाला है, तो उसको फिर से उसमें पास होना पड़ेगा। लेसन तो उसको ये समझना नहीं पड़ेगा ये वाला, बिकॉज ओनली सोल विल ग्रो। दिस इज अ स्पिरिचुअल एंगल, वन एंगल दैट कैन बी 30 एंगल्स फ्रॉम अ स्पिरिचुअल साइड, right? Then there should be a personal, right? The person who has attempted the suicide and came out of that with the flying colors. कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। जो निखरे हुए लोग हैं उनका एग्जाम्पल कई बार बताते हैं, यस ये प्रॉब्लम मेरे पर आई है अगर, तो मेरे ऊपर
कुछ ऐसा है जो मेरा टेस्ट हो रहा है, एंड हाउ आई कैन कम आउट ऑफ दैट, एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज जो मेरे पास है। जब आप किसी और की स्टोरी सुनते हैं, उस स्टोरी में से आपको पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं। तो हर एक इंसान की अब स्टोरी लिखी जाएगी। वो बुक्स होंगी, वो ऐसा लिटरेचर होगा, वो ऐसे वीडियोस होंगे, वो ऐसे पॉडकास्ट होंगे, वो ऐसे ब्लॉग्स होंगे, जिसके अंदर लोग अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, उन उससे वो किस तरह से बाहर निकले। जैसे डॉक्टर विजय कीर्तन ने अपना शेयर किया, अगर मैं अपना शेयर करूंगा टाइम लग जाएगा, आई डोंट वांट टू शेयर दैट। बट मैंने उसको किस तरह से टैकल किया और किस तरह से मैं निखरा वहां से। तो वो एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है लाइफ को एक खूबसूरत बनाने के लिए, लाइफ को जीने के लिए। क्योंकि वो समय अगर निकल गया तो फिर निकल गया, फिर तो आपको फिर सोच भी नहीं सकते आप उसके बारे में। सेकंड थिंग। थर्ड थिंग जो है मेंटल। हर एज ग्रुप की, हर जेंडर की, हर कम्युनिटी की अलग अलग पर्सपेक्टिव है चीज को देखने का, अलग अलग व्यू है चीज को देखने का, अलग अलग एक्शंस है उसके ऊपर काम करने के। राइट। उसके हिसाब से एक लिटरेचर वो क्रिएट करना चाहिए एज ग्रुप के हिसाब से, सो दैट वन कैन पिक अप दैट थिंग। अगर वो स्टूडेंट है तो वो उसको पिक कर ले, क्योंकि मैं मुझे कोई डॉक्टर के पास लेके जाएगा, मैं सुनूंगा नहीं उसकी, क्योंकि मैं सोचता हूँ मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। स्पेशली जेंजी हैं, वो अपने आप को समझते हैं हमें सारी दुनिया के बारे में पता है, ये सारे लोग बेवकूफ हैं, या डॉक्टर भी क्यों ना हो। सो फॉर देम देयर शुड बी रेडीमेड मटेरियल, सॉरी फॉर द यूजिंग दैट वर्ड, क्योंकि मैं इस समय एक जनजी का बाप हूँ। और जो बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए हैं वो अलग किस्म के प्राणी हैं, जो हमें समझते हैं अभी हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। मे बी आफ्टर हम भी ऐसे समझते थे, लेकिन हम कम समझते थे अपने माँ बाप को या ओल्ड एज को। सो ये एक माहौल, एक लिटरेचर, एक सिस्टम, एक एप्स, दे शुड एप्स आल्सो, राइट, जिसके ऊपर कोई जाके अपना सिस्टम क्रिएट करे और किस तरह से अपना ग्रोथ, अपना थिंग्स को जज कर सके। फोर्थ एंड फिफ्थ थिंग जो मैं सबसे जरूरी है, देर शुड बी अ चेक बाय द गवर्नमेंट आल्सो। लाइक एक वीडियो है, द 100 वेज टू सुसाइड, मरने के 100 तरीके। अगर वो बंदा उस वीडियो को उस चेक कर रहा है, दैट मीन्स ही इज प्रोन टू फॉर दैट। दैट थिंग कैन बी ट्रैक टू दैट पर्सन। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, ह्यूमनिस्टिक वे, एंड लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी हैव टू कम टुगेदर टू वर्क ऑन दिस अ मेजर प्रॉब्लम। लाइक नाउ इट्स ए पेंडेमिक। हमने एक बंदे का नाम सुना है, किया है, लेकिन मेरी सोसाइटी में जहां मैं रह रहा हूं, वहां पिछले 6 महीने में 4 हो गए हैं। दैट इज पेंडेमिक। एंड एक सुसाइड का एक और कारण है जो करता है अलोफनेस। डॉक्टर रंजन ने ऑलरेडी बोला, अलोफनेस के साथ में हेल्थ के जो फैक्टर्स हैं। क्योंकि हमने देखा जिस साइड धूप कम आ रही है हमारे फ्लैट्स में, उस साइड सुसाइड ज्यादा है, जिस साइड धूप ज्यादा आ रही है उस साइड सुसाइड नहीं है। दैट्स वाई ऑन द फुल मून इन द विंटर्स, स्कैंडिनेवियन के कंट्रीज के अंदर जो चूहे होते हैं, रैट्स होते हैं, वो समुद्र के अंदर डाल के सुसाइड खुद करते हैं। जानवरों के अंदर भी वो प्रवृत्ति पाई जाती है। सो दीज थिंग्स, दैट घर को कैसे बनाना है, धूप कहाँ से आनी है, ये छोटी मोटी चीजें भी आपकी इस चीज को बहुत असर डालती हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो इसके ऊपर अलग से एक ब्रांच होनी चाहिए, राइट, एक स्टडी होनी चाहिए, एक अलग से मिनिस्ट्री होनी चाहिए, ताकि इस चीज को प्रॉपर ढंग से टैकल किया जाए। सो आई जस्ट पुट माई लास्ट वर्ड्स। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज एंड व्हाट कैन बी क्रिएटेड, एंड स्टिल वी आर, हम लोग अभी बहुत सरफेस के ऊपर ही हम लोग उसको देख रहे हैं। क्योंकि एक डॉक्टर गिरधर, एक डॉक्टर संदीप, एक डॉक्टर रंजन या एक स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ इस चीज का हल नहीं है। एज ए कम्युनिटी हमें एक सिस्टम, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे रेडीमेड सपोर्ट सिस्टम हो, रेडीमेड चीजें हो, जहाँ पे वो टाइम का लैप्स कर दें। जैसे छत गिर रही है, आप छत के नीचे से निकल गए तो बच गए। सिमिलर वे में सुसाइड का पॉइंट है, उस टाइम को आपने निकाल दिया तो बच गए। तो दिस इज माय व्यू। डॉक्टर विजय गिरधर, और क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो मैंने अभी बोली हैं, या क्या क्या चीजें और हो सकती हैं? आई विल लव टू लिसन दैट, एंड हमारे दर्शक जो हैं लिसन करना चाहेंगे। एंड लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू ऑल्सो, डॉक्टर रंजन, व्हाट आर द अदर पॉसिबिलिटीज? जैसे जैसे मुझे साइकोलॉजी की, मेंटल हेल्थ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, आई एम नॉट द मास्टर ऑफ मेंटल हेल्थ, दो आई हैव डिग्री ऑफ मेंटल हेल्थ। लेकिन डिग्री होने से और 20 साल के अनुभव होने से ऐसा नहीं हो जाता कि आप मास्टर हो गए हैं। तो मैं इस बारे में और सीख रहा हूँ और समझ रहा हूँ। मैं खुद भी सुसाइडैलिटी के थ्रू गुजरा, और आने वाले समय में मैंने बहुत सारे पेशेंट्स की हेल्प की, उनके साथ बैठा और वेरियस डिग्री तक उनकी मदद कर पाया। कम डिग्री से लेकर और मैक्सिमम डिग्री तक, बहुत ज्यादा डिग्री तक उनकी मदद कर पाया, उनको सुसाइडल एक्टिविटी से बाहर निकलवा पाया।
तो मैंने ये पाया कि शुरू से ही शायद एजुकेशन करिकुलम में ही हमें किस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ को संभालना है, किस तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से इमोशनल रेगुलेशन करना है, किस तरीके से खुद का खुद कंटेम्पलेशन करना है, मूल्यांकन करना है, किस तरीके से मेडिटेशन सीखना है, योग और प्राणायाम सीखना है, कैसे अपने मन को शांत रखना है, ये हमें करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि क्यों नहीं, हमारा भारत देश योग का देश है और हम अनफॉर्चुनेटली पाठ्यक्रम जो है वो बाहर का पढ़ रहे हैं। हमारा योग वाला पार्ट होना चाहिए। योग एक बहुत बड़े लेवल पर समाधान हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़े लेवल पे समाधान हो सकता है। जैसे जैसे मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आई तो मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि मैं, डॉक्टर रंजन, आप और डॉक्टर संदीप, हम सब इस अर्थ पर विजिटर्स हैं। कुछ समय बाद जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि आप और मैं अपने देह का त्याग कर देंगे, बट यू एंड मी आर नॉट गोइंग टू डाई। हम नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेंगे और जहां पर मेरी समझ के हिसाब से हमारे कर्मों का हिसाब किताब होगा कि हमने, या हम खुद ही हिसाब किताब करेंगे कि हमने क्या सीखा अर्थ पे जाके, इस अनुभवों से क्या जाना। एंड if there is a possibility to learn more, so we have to come again, we will be asked to come again. So this is a principle of reincarnation. और किसी अर्थ में किसी, अगर किसी और कौम ने दिया है तो मैं नहीं जानता, लेकिन इंडिया में इन 4 कौमों में ये मेन प्रिंसिपल रहा है। हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म में तो रीइंकार्नेशन मेन टेनेंट रहा है। तो हम अपने पास्ट से सीखें, हम अपनी कल्चर से सीखें और बच्चों को शुरू से ही यह सिखाया जाए कि सेल्फ हेल्प कैसे करनी है। एक सेल्फ हेल्प है जिसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक हम पेशेंट्स को, लगभग हर मेरे मिलने वाले को मैं सिखाने का प्रयत्न करता हूँ। मैं यहाँ आपके साथ, अगर इजाजत है तो मैं शेयर करना चाहूंगा कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। डॉक्टर संदीप जोत, आप आर यू यस, देयर? या प्लीज। ओके, सो मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में जो जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, मैं उनको सिर्फ 2 मिनट में ये स्टेप बताना चाहूंगा। जब भी आप किसी भी स्ट्रेस में हैं तो प्लीज उसे इग्नोर ना कीजिए। पहचानिए कि व्हाट इज द स्ट्रेसर, किस बात से आप स्ट्रेस में हैं, किस कारण से आप स्ट्रेस में हैं, नंबर 1। और स्ट्रेस के दौरान आपकी बॉडी के अंदर क्या रिस्पॉन्स पैदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, सफोकेशन हो रही है, दिल में धक धक हो रही है, हाथ पैर ट्रेम्बल्स कर रहे हैं, सिर भारी हो रहा है, अनइजीनेस हो रही है, यहाँ गर्दन में पीछे बोझ बोझ जैसा महसूस होता है, तो प्लीज पहचानिए कि स्ट्रेस के दौरान बॉडी के अंदर क्या रिस्पॉन्स हो रहा है। प्लीज बी माइंडफुल एंड प्लीज ऑल्सो बी माइंडफुल कि आपके माइंड में क्या चल रहा है स्ट्रेस के दौरान। आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, एजिटेटेड हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, आप भागना चाह रहे हैं, एस्केप करना चाह रहे हैं। Please become aware what is happening in the body and what is happening in the mind. So please be mindful of the stress response in your body. ये है स्टेप 1। स्टेप 2 वो और भी सिंप्लीफाइड है। प्लीज एक्नॉलेज योर स्ट्रेसर। एक्नॉलेज करें कि हाँ, मुझे इस बात का स्ट्रेस हो रहा है और स्ट्रेस के दौरान मेरी बॉडी के अंदर ये रिस्पॉन्स आ रहा है और माइंड के अंदर ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो आपको उसको बोलना है। और एक्नॉलेज करने के द्वारा और हाथों से टैपिंग करने के द्वारा, इसको फिजिकल वर्क कहते हैं, बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे टैप करने के द्वारा जहां आपको स्ट्रेस हो रहा है, उस, अगर यहाँ स्ट्रेस हो रहा है तो यहाँ टैप करना, यहाँ स्ट्रेस हो रहा है तो यहाँ टैप करना, यहाँ स्ट्रेस हो रहा है तो यहाँ टैप करना, यहाँ स्ट्रेस हो रहा है तो यहाँ टैप करना। अगर नहीं टैप कर सकते तो ऐसे either tap or hold or massage or do acupressure at that point, and you have to say that yes, I acknowledge that I am having stress because of so and so thing, and in my body this is the response, in my mind this is the response, I feel like running away, I feel like crying, I feel like shouting, राइट। आप उसको बोलिए और बोलिए कि ये एक्नॉलेज करके और टैप करके मैं अपने स्ट्रेस को रिलीज करना चाह रहा हूँ। एक बारी में आपकी बॉडी से स्ट्रेस नहीं रिलीज होगा, माइंड से स्ट्रेस रिलीज नहीं होगा, बट बिलीव मी, अगर आप 5 to 6 टाइम्स रेपिटेशंस करेंगे तो स्ट्रेस धीरे 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 रिलीज होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर 5 to 6 रेपिटेशन यू शुड अगेन
बिकम अवेयर कि कितना स्ट्रेस बचा हुआ है और कितना रिलीज हो पा रहा है, एंड देन यू स्टार्ट अगेन कि इतना मेरा रिलीज हुआ है बट स्टिल आई एम फीलिंग दिस सेंसेशन इन द बॉडी। आप उस जगह भी टैप कीजिए और उसको 5-6 रेपिटेशंस दीजिए और धीरे धीरे इस तरीके से आप स्ट्रेस को रिमूव कर सकते हैं। हो सकता है पहली बार आपको ये हमारे साथ या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ बैठ के सीखना पड़े, लेकिन जब आप इसके लिए 2-3 बार में सीख जाते हैं प्रोसेस को, तो आप बहुत इजीली अपने स्ट्रेस को रिलीज करके और माइंड को शांत कर सकते हैं, और माइंड के शांत होने से आपका जो इंटेलेक्ट है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, वो सही तरीके से फंक्शन करने लग जाएगी, आपके डिसीजन बेटर होने लग जाएंगे। तो ये जो तो ईएफटी के पॉइंट्स हैं, इस पे मैं थोड़ा सा और इम्फेसाइज कर दूं। हमारे फेस पे, हमारे अपर बॉडी पे हम किए जाते हैं, इसमें भी यांग पॉइंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। सो लाइक द साइड ऑफ द आईज, टीडब्ल्यू पॉइंट, and the middle of eyes, gallbladder points, and the third eye point. These are the more important EFT points. तो इसका प्रैक्टिकल में है कि हम इसे टैप करते हुए, आई एक्नॉलेज माई स्ट्रेस, आई एक्नॉलेज माई स्ट्रेस, आई एम रेडी टू रिलीज इट। मैं अपने स्ट्रेस को एक्नॉलेज करता हूं और रिलीज करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी इश्यूज को एक्नॉलेज करता हूं और रिलीज करने के लिए तैयार हूं। तो ये जब हम करेंगे तो 2-3 मिनट की रेगुलर प्रैक्टिस में इसका इफेक्ट दिखता है ना। और इस विधा को, इस विद्या को पूरी तरह सीखने के लिए डॉक्टर विजय गिरधर सर से आप संपर्क कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लास्ट में इसको समराइज करना चाहेंगे सेशन को। जो ये इश्यूज है, ये बहुत प्रिविलेंट है और हमें इसे अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और हर एक पर्सन का रोल बन जाता है कि वो अपने आसपास के लोगों के प्रति थोड़ा अवेयर रहे। और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप स्टेटस से भी पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति किसी परेशानी से, किसी इशू से गुजर रहा है क्या। सनलाइट इज इम्पॉर्टेंट, हम सनलाइट को एक्सपोज करें, ये हेल्पफुल होता है। वॉकिंग इज इम्पॉर्टेंट। और सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। जो जो डॉक्टर संदीप ने बात करी कि हम अगर समझें पास्ट लाइफ प्रोसेस को, पास्ट लाइफ जर्नी प्रोसेस और स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी जो भी पर्सन, अतुल सुभाष हो या कोई और पर्सन हो, उनको सिमिलर इश्यूज से गुजरना होगा टू लर्न द लेसन, टू हैंडल इट। Suicide is not the solution of the problem. It is just an escape.